हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल क्या शलभ प्राकृतिक वर्ण का एक उदाहरण पढ़ लिया था अपन ने, औद्योगिक कृष्णता। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री, कृष्णता का मतलब होता है काला रंग। ठीक है, कि भाई जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, काले रंग की लोग की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। प्राकृतिक वर्ण का ये एक उदाहरण देखा था। आज अपन उदाहरण नंबर 2 और 3 देखेंगे। देखो 2 और 3 उदाहरण के, ये सीयूटी 2023 का प्रश्न है ना, ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पोल्यूशन, प्रदूषण हुआ और शलभ की जाति में ही क्या आ गया, चेंज आ गया। सफेद, पहले सफेद रंग की संख्या ज्यादा थी, फिर काले रंग की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब ऐसा ही उदाहरण एनसीईआरटी ने दिया है कि हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करने लग गए। बात बात पे क्या खाने लग गए, एंटीबायोटिक। गला खराब हो रहा है, एंटीबायोटिक खा लो। जुकाम हो रहा है, एंटीबायोटिक खा लो। चोट लगी है, एंटीबायोटिक खा लो। है कि नहीं? हर चीज में हम क्या करें, एंटीबायोटिक। इवन छोटे बच्चों को भी डॉक्टर अब क्या दे देते हैं, एंटीबायोटिक। न्यूली बॉर्न बेबी एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं उनके, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्ट होती जा रही है। मतलब अब हमको छोटी मोटी एंटीबायोटिक तो हमारे ऊपर काम करती नहीं है। जितना ज्यादा हम एंटीबायोटिक खाते हैं उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी रेजिस्ट होती है और अगली बार हमें और हैवी डोज की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो ये एक हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी रेजिस्ट हो रही है, हमको और ज्यादा क्या चाहिए, हैवी एंटीबायोटिक चाहिए। क्योंकि अब वो वाली एंटीबायोटिक जो है उन माइक्रोब्स के ऊपर काम ही नहीं करती है, वो माइक्रोब्स भी रेजिस्ट हो गए। छोटी मोटी एंटीबायोटिक खाएंगे तो बैक्टीरिया भी बोलते चल हट रे, हेवी ला, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही चीज? ओके। नंबर 2, बहुत ज्यादा कीटनाशी और पीड़कनाशियों के प्रयोग के कारण भी अब इन कीटों की और पीड़कों की ऐसी जातियां आ गई है जिन पर इन दवाइयों का फर्क ही नहीं पड़ता। इनके लिए भी वापस आपको क्या चाहिए, नई जो है क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड चाहिए। तो मैं एक कॉमन सा एग्जांपल बताती हूँ अपनी डेली लाइफ का, कि जैसे माइक कौन है ना, हाँ, जैसे एक अपनी डेली लाइफ का कॉमन सा एग्जांपल बताती हूँ। मच्छर मारते थे मच्छर, पहले नीम जलाते थे, मच्छर मर जाते थे। ठीक है, फिर बोला कि भाई नीम तो कहाँ जलाएंगे अब सिटी में, तो कोई कोयल लाओ, कोयल, कछुआ छाप, लाल लाल ऐसी कोयल आती थी कि वो जलाओ। फिर वो बोले बेटा इससे तो है ना हम ही को नुकसान होता है इसके धुएं से, तो मशीन लाओ। तो बेटा मशीन लेके आए। फिर बोले कि भाई मशीन भी ऐसे काम में चलेगी, वो वाली मशीन लाओ, लो, हाई, मीडियम, मच्छर की संख्या पे जो काम करे, तो वैसी वाली मशीन लेके आए। अब मैंने खुद देखा, मेरे रूम में ऑल आउट जल रहा है, वो भी हेवी पे, जो हाई होता है ना बिल्कुल, उस पे चल रहा है। उसी ऑल आउट के ऊपर मच्छर बैठ के यूं 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 कर रहा है। मतलब वो रेजिस्ट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको ऑल आउट कि मैडम कॉइल खत्म हो गई होगी, नहीं थी, भरी की रिफिल भरी की पूरी नहीं थी, तो खत्म। मतलब वो मच्छर क्या हो गया, रेजिस्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक ऐसा हथियार यूज किया जिसके प्रति रेजिस्टिविटी आने में अभी समय लगेगा, अपना इलेक्ट्रिक वाला रैकेट। मैंने कहा बेटा अभी इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्ट आने में तो तुम्हें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी के प्रति तो रेजिस्ट तुम नहीं ही होंगे। तो ये क्या, ये ज्यादा क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज करने का नतीजा। बच्चों, औद्योगिक कृष्णता हो, एंटीबायोटिक का यूज हो, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज हो, ये तीनों के कारण ही जो नई नई जातियां आ रही हैं इन जीवों की, इसका कारण मानव है। कौन है? मानव। मानव ने अपनी अंतरक्रिया करके इसको क्या कर दिया है, इन जातियों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। समझ में आई बात? बढ़ा दिया इनको, इनकी नई नई जातियां आ गई जिन पर इन रसायनों का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सीयूटी 2023 का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी क्रिया मानवोद्भवी क्रिया में नहीं आती है। ये 3 क्रियाएं थी, चौथा कुछ और दिया हुआ था, उसको अपन को उसमें से क्या करना था, हटाना था। ठीक है, तो अब आप नंबर 2 डालो और मैं बोल रही हूँ तुम लिखो, जहां कल खत्म किया था बस उसके नीचे नंबर 2 लिखो। अत्यधिक अत्यधिक एंटीबायोटिक के प्रयोग के कारण, अत्यधिक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिजैविक। ठीक है, अत्यधिक एंटीबायोटिक के प्रयोग के कारण, प्रयोग के कारण रोगाणुओं की
प्रतिरोधी नस्लों का विकास, प्रतिरोधी नस्लों का विकास, नस्लों का विकास। नंबर 3 डालो बेटा। अत्यधिक कीटनाशी व पीड़कनाशी, अत्यधिक कीटनाशी व पीड़कनाशी के प्रयोग के कारण, अत्यधिक कीटनाशी व पीड़कनाशी के प्रयोग के कारण कीटों व पीड़कों की प्रतिरोधी किस्मों का विकास, प्रतिरोधी किस्मों का विकास। ठीक है, चलो एक नोट लिखो। नोट, उपरोक्त तीनों अनुक्रियाएं, उपरोक्त तीनों अनुक्रियाएं, उपरोक्त तीनों अनुक्रियाएं मानवोद्भवी क्रियाओं का उदाहरण है। मानवोद्भवी क्रियाओं का, मानवोद्भवी का मतलब होता है मानव के कारण होने वाली, मानवोद्भवी क्रियाओं मतलब मानव के कारण होने वाली क्रियाओं का उदाहरण है, मानवोद्भवी क्रियाओं का उदाहरण है। ठीक है, चलो तो ये अपने सारे प्रमाण जो थे वो कार्बनिक विकास के प्रमाण क्या हो गए बच्चों, खत्म। और अब अपन पढ़ रहे हैं अनुकूली विकिरण। ठीक है, चलो डालो हेडिंग अनुकूली विकिरण। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो, एक भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब मैं बात कर रही हूँ पूरे भारत की। ठीक है, देखो मैं ज्यादा बढ़िया मैप बनाना तो मेरे को आता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बन पाएगा ऐसा समझ लो, ये भारत के मान लो। ठीक है, अब भारत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया, लेकिन इस भारत के इस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में भी कितने प्रकार के आवास है। कश्मीर की तरफ जाओगे तो पूरा बर्फ है, सही है। राजस्थान की तरफ आओगे तो रेगिस्तान है। गुजरात की तरफ जाओगे तो अपना कच्छ का रण जो है वो है। बंगाल की तरफ जाओगे तो समुद्र तट के आसपास आ जाओगे। केरला में भी मामला ऐसे ही, आर्द्रता बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, सब में हैबिटेट क्या है, बिल्कुल अलग, तो खान पान भी अलग। ये लोग चावल ज्यादा खाते हैं क्योंकि इनके इधर गेहूं नहीं होता है, चावल ज्यादा होता है। उनका क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहां पर चावल ही ज्यादा होता है। वो लोग मक्की बाजरा ये नहीं खाते। वो क्या खाना खाते, ज्यादातर क्या खाते हैं, चावल। चपाती जैसी कोई चीज वो समझते ही नहीं। मैक्सिमम चावल, सुबह चावल, शाम को चावल, रात को चावल, सब देखो जब केवल चावल। नाश्ता भी चावल का ही बन रहा है, डिनर लंच सब कुछ क्या है, चावल। अपन चावल कब खाते हैं कि चावल खाएंगे तो कहेंगे दाल का है, क्योंकि चावल के साथ तो क्या खाते हैं, दाल। वो तो चावल के साथ सब्जी भी खा लेते हैं, जो कुछ ना उनको चावल के साथ ही खाना है। और हमारे इधर गेहूं होता है, हम गेहूं खाते हैं, हम बाजरा वगैरह खाते हैं, मक्का वगैरह खाते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं। अब अगर ये चीज अब जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहां होंगी क्या, वहां क्लाइमेट का क्या है, बिल्कुल अलग। अब हो क्या रहा है, आप एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका आवास क्या
जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। उसकी वजह से आपने अनुकूलन भी क्या कर रखे हैं, अलग अलग अपना रखे। अगर मैं एक कश्मीर के बंदे को लाके जैसलमेर में रख दूं तो वो भाई साहब क्या गर्मी क्या गर्मी क्या गर्मी, परेशान हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि और हमको इतना नहीं लगता, क्योंकि हमको इसकी क्या होती है, आदत होती है। जैसे अभी मैं बताऊं, अमेरिका में अभी 26 डिग्री पे 26 डिग्री तापमान हो गया था वहां का गर्मियों में, तो उन्होंने हीट वेव घोषित कर दिया। मतलब एक तरह से यूं आपातकाल जैसा कि हीट वेव होगी, भाई गर्मी है, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, 26 डिग्री तापमान, क्या क्योंकि इतना तापमान कभी वहां होता ही नहीं है, वहां ठंडा ज्यादा होता है। और हम यहाँ के 26 डिग्री पे तो हम कहते हैं हमारे एसी का तापमान हम 26 डिग्री रखते हैं कि ये नॉर्मल है, कि ये रूम टेम्परेचर है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है यार, ये नॉर्मल है रूम टेम्परेचर को 26 डिग्री, 24 से लेके 26 हमारा रूम टेम्परेचर चलता है। हम हीट वेव घोषित करते हैं 55 के आसपास, सही है, और उन्होंने किस पे कर दिया, 26 डिग्री पे। अब उनके लिए बर्फ गिरना बहुत क्या है, कॉमन है। लेकिन हमारे अगर एकदम ठंडी हवा भी चल जाए, आछी करके हमको जुकाम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमको इस क्लाइमेट की आदत नहीं है। तो सभी जो जिस आवास में रह रहा है उसने उस हिसाब से क्या लिया है, अनुकूलन लिया है। जबकि ये तो हम सब एक ही जाति के मनुष्य जाति ही है वो, लेकिन फिर भी अलग अलग आवास में रहने के कारण हमारे अंदर क्या आ रहा है, अलग अलग क्या आ रहा है, अनुकूलन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपन अगर अपने सामने अगर सिक्किम मणिपुर का कोई इंसान आ जाए, अपन देख के पहचान लेंगे ये वहां का है, तो जो यहाँ पे होंगी ऐसी जापानी जैसी, है ना? केरला का व्यक्ति आ जाए, अपन देख के पहचान लेंगे ये साउथ का है कि नहीं? साउथ के जो लड़कियां होती है उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, काले काले और घने घने लंबे लंबे बाल होते हैं, कारण नारियल खाते हैं हर चीज में। तेल खाएंगे तो किसका, नारियल का। सब्जी बन रही है तो उसमें नारियल डाला जा रहा है, नारियल की चटनी खाई जा रही है, तो बाल क्या होते हैं उनके, बहुत अच्छे। बंगाली जाओगे अलग ही उनका गेटअप भी दिख जाता है कि ये वहां के हैं। भाषा तो बाद में, पहले आप उनका ड्रेसिंग सेंस देख के ही, और मुंह खोलते तुरंत पता चल जाएगा ये वहां का है। अपने भी बोलते हैं, जैसे मैं अगर मेवाड़ी बोलूंगी और तुम जो मारवाड़ी बोलोगे, उसके बाद पर राजस्थान के होते हुए भी हमारी भाषा के टोन में क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। मैं देखो एकदम, तुम अगर अपनी मारवाड़ी बोलोगे तुम्हें को लगेगा यार क्या वापस बोलना है, तो मैं एकदम मेवाड़ी बोलूंगी तो अपन को समझ में आ जाएगा, लेकिन बोल नहीं पाएंगे ऐसा। बड़ा ये अनुकूली विकिरण है। ये क्या कहलाता है, अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण का क्या मतलब है, सुनो, कि आप एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हो, लेकिन अलग अलग आवासों में रहने के कारण, अलग अलग भोजन अनुकूलता के कारण आपके अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं, परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। नई जातियों का क्या हो रहा है, विकास। तो इसको अपन क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण। के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में भोजन की अनुकूलता के कारण, विभिन्न आवासों में रहने के कारण, एक मूल जाति से कई अन्य जातियों का विकास क्या कहलाता है, अनुकूली विकिरण कहलाता है। समझ में आ रही बात? लिखो जल्दी से परिभाषा। हाँ, आज क्वेश्चन पिक कर लेते पूरा, बहुत दिन हो गए। एक बार भी नहीं किए ना इस चैप्टर के, एक बार तो किए हैं, एक बार और करना है, ठीक है। और मैंने करेक्शंस करवा दिए, इवोल्यूशन के करेक्शंस तो कर, ठीक है। लिखो बेटा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में भोजन की अनुकूलता के कारण, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में भोजन की अनुकूलता के कारण, भोजन की अनुकूलता के कारण एक मूल जाति से कई अन्य जातियों का विकास, कई अन्य जातियों का विकास अनुकूली विकिरण कहलाता है। कई अन्य जातियों का विकास अनुकूली विकिरण कहलाता है। पॉइंट चेंज करके लिखो। यहां विकास की प्रक्रिया, यहां विकास की प्रक्रिया एक बिंदु से शुरू होकर, यहां विकास की प्रक्रिया
एक बिंदु से शुरू होकर विभिन्न आवासों में फैल जाती है। विभिन्न आवासों में फैल जाती है। इसलिए इसे अपसारी विकास भी कहते हैं। इसलिए इसे अपसारी विकास भी कहते हैं। देखो अपसारी विकास क्यों हुआ? क्योंकि एक मूल जाति थी और उस मूल जाति से क्या हुआ, कई सारी क्या हुआ, अन्य जातियों का विकास हुआ। तो फैलने को अपन क्या कहते हैं? अपसारी तो कहते हैं। और इसीलिए इसका नाम भी क्या है? अनुकूली विकिरण। विकिरण का मतलब ही होता है किरणों, पुंजों का बिखरना। और अनुकूली मतलब अनुकूलन के कारण। किसके अनुकूलन के कारण? भोजन की अनुकूलता के कारण। जिसको जो भोजन मिलता उसके हिसाब से अपना रूप क्या कर लिया, उसने चेंज कर लिया। इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल करके लिखो। नंबर 1 डार्विन फिंच। फिर समझाती हूँ क्या है ये डार्विन फिंच। हाँ जी, देखो डार्विन फिंच एक छोटी काली चिड़िया होती है, ठीक है। हुआ क्या था, डार्विन साहब गाड़ी ले ली अपनी, कौन सी, HMS बीगल, और अपनी यात्रा के दौरान बेटा वो पहुंचे दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पहुंचे? अलग अलग देशों में घूम रहे थे वो। तो वो कहाँ पहुंचे? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में एक द्वीप है जिसका नाम है गैलेपेगोस। क्या नाम है? ध्यान रखना, वेलेस वाले द्वीप का नाम आर्चीपेलागोस था, वो पेलेगोस है, ये गैलेपेगोस है। समझ में आई बात? अब इस द्वीप पे क्या था, देखो ये द्वीप कोई एक द्वीप समझते हो, समुद्र के बीच में स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको द्वीप बोलते हैं, और जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप। भारत क्या है, द्वीप या प्रायद्वीप? भारत प्रायद्वीप है, क्योंकि बस ऊपर की तरफ जो है वो जमीन है, बाकी तीनों क्षेत्र की तरफ, चाहे आप बिहार अपने बंगाल की तरफ जाओ, चाहे अपने गुजरात तट की तरफ जाओ, चाहे केरला की तरफ जाओ, तीनों तरफ में क्या है, पानी है, इसलिए भारत प्रायद्वीप है। तो ये द्वीप की बात करें, अच्छा ये जो गैलेपेगोस द्वीप था कोई एक द्वीप नहीं था, बल्कि 22 अलग अलग द्वीपों का क्या था, समूह था। तो पूरा एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया कौन, गैलेपेगोस द्वीप, और उसमें ये क्या हो गए, अलग अलग क्या हो गए, आवास, अलग अलग आवास थे। अब अलग अलग आवास में क्या हो बेटा, यहाँ पर एक चिड़िया थी, काली रंग की चिड़िया। बाद में इस काली चिड़िया को अपन ने डार्विन फिंच नाम दिया, क्योंकि इसका अध्ययन किसने किया था, डार्विन ने, बाकी इसको काली चिड़िया कहते थे। तो ये काली चिड़िया, डार्विन साहब मान लो इस वाले द्वीप पे गए, तो उन्होंने यहाँ पे चिड़िया देखी, ठीक है, उन्होंने चिड़िया देखी, उसका अध्ययन किया, ठीक है भाई, वो चिड़िया बीज खा रही थी। क्या खा रही थी? बीज, वो बीज बख्शी थी। फिर वो दूसरे द्वीप पे गए तो वही काली चिड़िया दिखी, लेकिन इस बार उसके चोंच के आकार में अंतर था, और वो देख के आश्चर्यचकित रह गए कि इस बार वो चिड़िया बीज नहीं खा रही है, इस वाले द्वीप पे वो चिड़िया जो है वो कीट खा रही है। क्या खा रही है? कीट। ऐसे उन्होंने यहाँ पे देखा चिड़िया कुछ और खा रही है, उसकी चोंच के आकार में अंतर है, यहाँ देखा चोंच चिड़िया कुछ और खा रही है, उसके चोंच के आकार में अंतर है। कहीं देखा तो चिड़िया कैक्टस खा रही थी, नाक बनी, उसकी चोंच ऐसे लंबी थी। चिड़िया एक ही है, एक ही जाति। मतलब आप ये सोचो, आप उदयपुर में आओ और आप उदयपुर में, जैसे मेवाड़ में आओ, उदयपुर में पूरा मेवाड़ क्षेत्र ले लो, कि मेवाड़ में तुम उदयपुर पे आए तो तुमको देखा कि तुमने कबूतर देखा, नॉर्मल था, लेकिन तुम अगर नाथद्वारा की तरफ गए तो तुमने देखा कबूतर तो वैसे के वैसे ही है, चोंच के आकार में क्या गया अंतर। तुम चित्तौड़ की तरफ गए, चोंच के आकार में अंतर, इधर वापस मंगलवार से है, यहाँ चोंच के आकार में अंतर, इधर भोगुनाथ तरफ चोंच के आकार में क्या हो गया, अंतर। जबकि कबूतर वो का वही है, लेकिन आवाज चेंज होते ही अनुकूलन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो डार्विन साहब ने कंक्लूजन क्या निकाला कि जरूर ये चिड़िया यहाँ पर जब आई थी तब वो बीज बख्शी थी, एक द्वीप पे आई तब क्या थी, बीज बख्शी।
तो जब यहाँ पर आकर इन्होंने खूब बीज खाए और अपनी संख्या क्या करी, खूब बढ़े, लेकिन एक समय के बाद जो क्या कहते हैं सुविधाएं जो थी वो क्या होने लगे, सीमित होने लगे, संसाधन सीमित पड़ने लग गए। तो फिर इन्होंने क्या खाना स्टार्ट कर दिया, कीट, तो चोंच कीट के हिसाब से, फिर कैक्टस खाने लगे तो चोंच कैक्टस के हिसाब से। समझ में आ गई बात? तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि डार्विन फिंच किसका उदाहरण है, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। डार्विन फिंच निम्न में से किसका समर्थन करती है, अपसारी विकास का, क्योंकि अनुकूली विकिरण किसका समर्थन कर रहा है, अपसारी विकास का। समझ में आएगा? चलो लिखो जल्दी से डार्विन फिंच के अंदर। जब डार्विन अपनी यात्रा के दौरान, जब डार्विन अपनी यात्रा के दौरान दक्षिणी अमेरिका के, जब डार्विन अपनी यात्रा के दौरान दक्षिणी अमेरिका के गैलेपेगोस द्वीप, बोर्ड पे लिखा है, दक्षिणी अमेरिका के गैलेपेगोस द्वीप पर पहुंचे तो, गैलेपेगोस द्वीप पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक छोटी, वहां उन्होंने एक छोटी काली चिड़िया देखी, एक छोटी काली चिड़िया देखी। ब्रैकेट में लिखना डार्विन फिंच, एक छोटी काली चिड़िया देखी, डार्विन फिंच, जिसकी वहां कई जातियां मौजूद थी, जिसकी वहां कई जातियां मौजूद थी, जिसकी वहां कई जातियां मौजूद थी, तथा उनमें केवल चोंच के आकार में, तथा उनमें केवल चोंच के आकार में अंतर था। तथा उनमें केवल चोंच के आकार में अंतर था। नेक्स्ट लिखो। अब ऐसे लिखो, एरो कर करके लिखना है। बीज भक्षी, पहले मूलतः वो क्या थी, बीज भक्षी। ऐसे लिखो, बीज भक्षी, बीज भक्षी से वो क्या बनी, कीट भक्षी, और कीट भक्षी से वो बन गई कैक्टस भक्षी। मूलतः वो बीज भक्षी थी। ठीक है, चलो ये हो गया डार्विन फिंच। नंबर 2 डालो, एग्जाम्पल में नंबर 2 डालो। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इससे पहले एक लाइन लिख लो, फिर इसको डिटेल में समझाती हूँ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मार्सुपियल जंतुओं की, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मार्सुपियल जंतुओं की कई जातियों का विकास, मार्सुपियल जंतुओं की कई जातियों का विकास।
हाँ जी, देखो मार्सुपियल क्या था जानते हो बेटा? देखो वैसे तुमको ये डिटेल अर्चना मैम पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम में, लेकिन जितना मेरे को जरूरत है उतना बता देती हूँ। देखो ये जो मैमल्स होते हैं ना, स्तनधारी मैमल्स, इनको अपन 3 ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है? कौन कौन से? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ठीक है? लिखना नहीं है इसको, ये सब अच्छा मैडम पढ़ाएंगे। मेरे को खाली मेरी चीज मार्सुपियल क्या होता है वो समझाना है मेरे को, ठीक है? देखो प्रोटोथीरिया क्या है? प्रोटोथीरिया ऐसे स्तनधारी है बेटा जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। याद है डकबिल, प्लेटिपस और इकाइडिना, मैंने कहा था वो सरीसृप और मैमल्स के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, फिर अंडे से निकलने वाले बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। तो इसका वो एग्जांपल हो गया डकबिल वाला, ठीक है? इसको छोड़ो, यहाँ आ जाओ। यूथीरिया जैसे कि हम क्या करते हैं? एक पूर्ण विकसित शिशु को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। कि पूर्ण विकसित क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है? गर्भाशय और शिशु के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको अपन प्लेसेंटा बोलते हैं। जब तक शिशु पूर्ण विकसित नहीं हो जाता तब तक ये प्लेसेंटा उसको क्या देगा? पोषण देगा। ये बात जानते हो, ठीक है? ना तो हम अंडे दे रहे, ना ही हम क्या करें? अपरिपक्व शिशु को जन्म दे रहे, हम सीधे क्या कह रहे? परिपक्व शिशु को जन्म। बट ये जो मेटाथीरिया है ना, जिसका दूसरा नाम मार्सुपियल भी है, ये क्या करते बच्चों? ना तो ये अंडे देते हैं, ना ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये क्या करते हैं? अपरिपक्व शिशु को जन्म दे देते हैं। बीच की अवस्था, ना अंडे देंगे ना पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देंगे। ये क्या करते हैं? अल्प विकसित शिशु को क्या दे देते हैं? जन्म। फिर क्या होता है? जैसे मान लो कि ये माता का शरीर है, इसकी जो मार्सुपियल की माता का शरीर है, तो जैसे ही बेबी का जन्म होगा वो बच्चा क्या करेगा? माता के रोम को पकड़ पकड़ के यहां से ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, उधर भाग में आएगा। उधर भाग में यहाँ पर एक थैली बनी हुई होती है और ये शिशु उस थैली के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? उस थैली के अंदर। और अंदर इस शिशु का क्या होगा? जन्म। पूरा जा रहा है, तुम समझो कि ये शिशु यहाँ पे थैली बनी हुई है, तो ये शिशु कहां चला जाएगा? इस थैली के अंदर। इस थैली के अंदर चुचू के, जहां से वो क्या करेगा? दूध पिएगा, और दूध पी के जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक यही रहेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कंगारू। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक वीडियो देखो फिर आगे चलते हैं। Great kangaroos like to keep their young close by. Very close. A baby roo will call its mother's pouch home for almost a year. But how it gets there in the first place is a strange and harrowing journey. And 1 month ये शिशु का जन्म हो रहा है, barely more than the size of a jelly bean, emerges from one of its mother's 2 uteri. Once it's outside the body, it grips her fur, and though it still hasn't developed eyes, it instinctively relies on its forelegs to crawl up towards her pouch. It takes a few minutes for the tiny roo to reach the pouch. That's it, there. Within minutes, it reaches her pouch and latches on to its mother's teeth. That's enough travel to suit the young roo for a long while. Over the next few months, it grows inside the pouch. बन गया? हो गया बड़ा? Even once it ventures outside, it's still not ready for cross-country trekking. For
9 more months, this joey will rely on its mother's pouch for shelter, transportation, and protection. If it senses danger, 20 दिन तक माता के शरीर के अंदर रहता है और 1 साल तक कहाँ रहेगा? पाउच it में। stays by its mother's side, nursing for an additional month. जब तक कि ये माता के शरीर के बराबर नहीं हो जाएगा, वो अंदर ही बैठा रहेगा। Capsule is now off limits. Its mother will already be carrying her next baby. From now on, the joey will have to travel on its own 2 feet. ठीक है? ओके, मार्सुपियल समझ गए अब तुम? मार्सुपियल मतलब वो मैमल्स जो अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देते हैं। अब हुआ क्या बेटा, हम मार्सुपियल के नाम पर केवल जानते हैं कंगारू को। किसको जानते हो? लेकिन तुम्हें जान के आश्चर्य होगा बेटा कि अगर अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाएं तो हमको मार्सुपियल कंगारू तो मिलेगा, मार्सुपियल चूहा, मार्सुपियल बिल्ली, मार्सुपियल गिलहरी, मार्सुपियल भेड़िया। समझ में आ रही बात है ना? ये सारे कोआला, ये सारे जंतु वहां पर मौजूद है जो कि सब मार्सुपियल है। मतलब अगर अपन ऑस्ट्रेलिया में रहे तो हमको 2 तरह के चूहे दिखेंगे, प्लेसेंटल मैमल जो कौन से, जो नॉर्मल चूहे हमारे यहाँ पे भी मिलते हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं, और दूसरे कौन, मार्सुपियल चूहे जो क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, पाउच। समझ में आई बात? उनमें पाउच, हाँ चूहों में भी पाउच होते हैं, बिल्ली भी होगी वहां पे पाउच वाली, भेड़िया भी होगा पाउच वाला, लोमड़ी भी होगी वहां पाउच वाली। वहां पे भी भेड़िया 2 तरह के दिखेंगे, नॉर्मल भेड़िया जो हमारे इधर मिलता है जो शिशुओं को जन्म देगा, और तस्मानियन भेड़िया जो कि मार्सुपियल भेड़िया है। ठीक है, देखोगे मैडम नेकी और पूछ आप पूछा मत करो मैडम। हाँ देखो, ये है रेड कंगारू, तुमको दिखेगा नहीं, तुम्हें पढ़ती जा रही है। ठीक है, ये रेड कंगारू है। ठीक है, इसका नाम है रेड कंगारू। ये कहाँ मिल रहा है? वही ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये है कोआला। ये सब मार्सुपियल है, ध्यान रखना। तुम सब किसको देख रहे हो अभी? मार्सुपियल को देख रहे हो। ये सब मार्सुपियल है। ये इसका नाम है कोआला। ये सब नाम याद करने हैं अपन को। एग्जाम्पल, हाँ कोआला। ठीक है, ये तो एक साथ दिखा रही, देखो 1 बाय 1। इसका नाम क्या है? वॉम्बेट। ये भी है, अपने नाम याद रखना है, वॉम्बेट। इसका नाम है वॉम्बेट। इसके दांत दिख रहे हो कितने सुंदर से दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, चूहे जैसे। ये है कॉमन ओपोसम, ये अपने नहीं है। डाइडेल्फिस कोई है, ये अपने नहीं है। ये है अपने चमगादड़ जैसा कोई एनिमल है, ये स्पॉटेड टेल फॉल। ठीक है, ये मार्सुपियल चूहा है। हाँ, सबके पाउच है। ये जितने भी तुम देख रहे हो सबके सब जो है पाउच लेके, इनके सबके पास पाउच है। ये है ईस्टर्न ग्रे कंगारू। वो रेड कंगारू था, ये ग्रे कंगारू है। ये है लॉन्ग नॉज बैंडिकूट। ये भी है अपने कोर्स में, बैंडिकूट। बैंडिकूट याद रखना अपन को नाम, लॉन्ग नॉज, लंबी नाक वाला बैंडिकूट। ये तो अभी अपन ने जो वीडियो देखी, ये देखो, ये भालू जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मार्सुपियल भालू यूं समझो। इसमें पाउच कहाँ है? पाउच उसके उधर भाग में होगा। पर्स नहीं है जो कंधे पे लटका के चलेगा, वो पाउच है। उसके शरीर के अधर भाग में पाउच होता है। अगर उसमें शिशु नहीं है तो हम जज भी नहीं कर पाएंगे कि वहां पाउच है, क्योंकि इतने बाल होते हैं कि वो पाउच कहाँ होगा? शरीर से चिपका हुआ। तो को क्या लगा कि भालू अपने पाउच को यूं करके फोटो खिंचवाएगा, यूं है? और भी है ना अभी तो एग्जाम्पल? नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, कुछ नहीं, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, सारे हो गए। अब सुनो भाई, अभी ये अडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण का उदाहरण कैसे हो तो सुनो। हुआ क्या बच्चे, जब धरती पे जीवन आया, ठीक है, धरती पे स्थल बनना चालू हुआ, मतलब महासागर तो थे ही, जमीन बनना क्या थी? चालू हुई। तब जब ये जमीन बनी ना, तो आपको पता है हर महाद्वीप जो है एक एक टेक्टोनिक प्लेट पे, नीचे है ना प्लेट से प्लेट, जिनके ऊपर महाद्वीप टिके हुए हैं, और वो प्लेट उस लावा के अंदर ऐसे तैरती रहती है।
ऐसे तैरती हैं सातों प्लेटें, 7 महाद्वीप है ना, सातों प्लेटें ऐसे तैरती है ऐसे, और ऐसे कभी कभी वो टकरा भी जाती है। जब वो टकराती है ना तब भूकंप आता है। भूकंप का कारण होता है उस टेक्टोनिक प्लेट में टकराव। अब वो जितनी जोर से टकराई होगी भूकंप उतना ज्यादा होगा। इसलिए आप देखना कोई कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या कहते हैं इसको, भूकंप के प्रति संवेदी होते हैं। आप देखो नेपाल हो गया, अपने ये भूटान हो गया, जापान हो गया, ये सब क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मार्जिन पे। तो वो कभी भी प्लेट क्या होती है, टकराती है, तो भूकंप वहां पर क्या आते रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। जब यही भूकंप समुद्र के नीचे वाली प्लेट में आवे तो अपन सुनामी बोलते हैं। फिर पानी उठता है ऊपर, क्योंकि अपन ने जमीन हिली समुद्र के नीचे की, तो पानी क्या होता है, ऊपर लहरें उठाता है ऐसे। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चे, शुरू शुरू में ये सातों प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और सातों महाद्वीप एक ही थी। इसको पेंजिया महाद्वीप कहते थे। क्या कहते थे, पेंजिया। तब मैं आपको बता दूं हिमालय नहीं था, और अपना ये जो थार का मरुस्थल है ना, यहाँ पर सागर था, 33 सागर, समुद्र हुआ करता था किसी जमाने में थार के मरुस्थल के यहाँ। 33 सागर नाम था उसका। प्रमाण है उसका कि उस तरफ सारे आपको झीलें खारे पानी की मिलेंगी, चाहे वो डिडवाना हो, चाहे अपने लूण करसन वाली हो, चाहे अपने लूणी नदी हो, वहां पर खार और रेत की उपस्थिति ये बताती है, ये प्रमाण है कि यहाँ पर पहले क्या था, सागर था। तो हुआ क्या बेटा, तब हिमालय वगैरह नहीं था। ठीक है, फिर ये सातों महाद्वीप क्या थे, एक थे। जीवन का विकास हो चुका था, जंतुओं का विकास होता, मेमल्स तक आगे थे। मेमल्स तो क्या थे, पूरा बेटा पूरी दुनिया में मिल रहे थे, पूरी दुनिया में थे। लेकिन ये जो मार्सुपियल मेमल्स है ना, ये यूं समझो केवल इसी कोने में मिल रहे थे, यहाँ पे केवल यही मिल रहे थे, क्योंकि इनको और कोई आवाज सेट ही नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, एक बड़ा सा ये समझो कि चेंज आया, और सातों महाद्वीप एक दूसरे से क्या होने लगे, दूर। तो कोई महाद्वीप तो ऐसा था जो अलग तो हुए लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं हुए, जैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, या फिर जैसे भारत और यूरोप, एशिया और यूरोप। हम अभी जुड़े हैं जमीन से, एशिया और यूरोप जो है ऐसे समुद्र से नहीं बल्कि जमीन से जुड़े हुए दो महाद्वीप हैं। लेकिन एक महाद्वीप ऐसा था जो बिल्कुल ही टूट के और समुद्र में अलग ही जाके बह रहा था, तैर रहा था, बह गया रहा था, सॉरी। कौन था वो, ऑस्ट्रेलिया। तो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से। किसी भी दुनिया के किसी भी महाद्वीप से वो कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। और ये टुकड़ा किस्मत से वो ही बना जहां पर कौन रह रहे थे, मार्सुपियल। तो दुनिया के पूरे मार्सुपियल कहां शिफ्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया में। आप देखो दुनिया में और कहीं मार्सुपियल नहीं मिलते एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। और अब वहां गए तो कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। कंपटीशन कम हो गया तो बेटा खूब जातियां विकसित हुई मार्सुपियल की, भोजन की अनुकूलता के अनुसार। जिसको कोई का पेड़ पे रहना था तो वो मार्सुपियल गिलहरी बन गया, कोई मार्सुपियल चूहा, कोई मार्सुपियल लोमड़ी, कोई मार्सुपियल क्या, खूबसूरत के बन गए। समझ में आई बात। आज भी आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। आज भी ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने आती है, अपन कहते कंगारू खेलने आए, कहते नहीं कहते। न्यूजीलैंड की टीम खेलने आती है, अपन कहते कीवी खेलने आए। चाइना के आज भी अपन ड्रैगन ही बोलते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। तो इस ऑस्ट्रेलिया अपन ने क्या कहा, अनुकूली विकिरण क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति से कई सारी अन्य जातियों का विकास। ओके बच्चों, अब अपन को मार्सुपियल मेमल्स के क्या लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो अब अपन आप लिखो एग्जाम्पल। किसी बात एनसीईआरटी है, चलो पास कर जल्दी। चलो लिखो मेरे साथ साथ। तस्मानियन भेड़िया, टाइगर कैट, कैट को क्या कहते, बिल्ली। से टाइगर कैट से आया था सीयूटी 2024 में जब क्वेश्चन आया था, परित चींटी खोर लेवल। अब ये परित चींटी खोर इंग्लिश में क्या है, नम्बेट।
हो गया। एक मैच के फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था बेटा सीयूटी 2024 में, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2024 में भी था, एक ऑप्शन भी इधर से उधर नहीं था। जो क्वेश्चन नीट 2024 में था वो क्वेश्चन एग्जैक्टली किसमें था, सीयूटी 2024 में। इसमें मैच का फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था, मतलब एक तरफ लिखे हुए थे मार्सुपियल मैमल और एक तरफ लिखे हुए थे प्लेसेंटल मैमल, और अपन को उनको क्या करना था, मैच करना था। और जैसे छछुंदर अपने मार्सुपियल चूहे को किससे मिलाना था, प्लेसेंटल चूहे से, मार्सुपियल छछुंदर को किससे मिलाना है, प्लेसेंटल छछुंदर से, ऐसे। ठीक है, ये हो गया सबका। चलो एक एक टेबल और बनाओ, ऐसे बीच में लाइन खींचो। एक तरफ लिखो अपरास्तनी और एक तरफ लिखो ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी स्तनी।
आंसर की में थर्ड है। मैंने करेक्शन करवाया था ना इसमें। क्यों, मैंने 40 का ऑप्शन चेंज करवा दिया था। ऑप्शन चेंज तो इसका ये चेंज करवा दिया था ना, उत्पत्ति तथा कार्य दोनों में नहीं होते ना, उत्पत्ति समान परंतु कार्य असमान, तो ऑप्शन 4 आना चाहिए इसका। ठीक है, मैं करेक्शन करवा दूंगी आगे। ठीक है, और बस कौन सा, हाँ टिक लगाने लगे। अच्छा मैंने लगा रखे, खाली लिखवाने थे। ओके, डीपीपी में कहीं लिखे थे क्या? डीपीपी में क्वेश्चन मैंने किए थे इसमें। थोड़ा डीपीपी एक्सरसाइज निकाल लेना जल्दी से इसके बाद। अरे हाँ, उड़न फैलेंजर लिखा बेटा, उड़न फैलेंजर। वो कैलेंजर मत कर देना, कैलेंजर नहीं बच्चा, ये फैलेंजर है, फ। हाँ भाई, डीपीपी में आ जाओ, पेज नंबर 68। हाँ, सुनीता परासिया, क्या आ रहा है? सुनीता परासिया, हाँ सही बोल रही हूँ। सुनीता ऐसा है बेटा कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना तो उसी का जवाब दूंगी, भले ही तुम यहाँ पे 25 बार लिख दोगे ना कमेंट सेक्शन में तब भी। ओके, 25 बार लिख दोगे सुनील तब भी, सुनीता नहीं सॉरी सुनील, तब भी आंसर नहीं मिलेगा। उल्टे सीधे क्वेश्चन के जवाब गूगल करो, है ना, मैं केवल टॉपिक रिलेटेड आंसर दूंगी। आ गए बेटा 68 पे। मैं करवा रही हूँ पहले डीपीपी। डीपीपी में बुक पेज नंबर आ जाओ 68। 5 6 7 8 10 11, 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तक सब लगा लो, 10 से लेके 18 तक सारे। चलो हो गई डीपीपी, आ जाओ एक्सरसाइज बुक। डायरेक्ट आ जाओ पेज नंबर 64, 64 पे आ जाओ। हाँ 64 पे लगाओ, क्वेश्चन नंबर 24, 24 से लेकर 35 तक सब लगा लो, 24 से 35 तक सारे, 24 से 35 तक सारे। फिर लगाओ 40 41 43 48, 48 से 57 तक सारे, 48 से 57, 57 तक सारे लगा लो। फिर 62 63 64, फिर 67 से लेकर 71 तक सारे लगा लो, 67 से 71। फिर लगाओ तुम 73 73 74 75 77, फिर 99 99, 102 103 104 111 12 13, फिर 115 116, फिर 18 से 22
18, 19, 20, 21, 22 लगाया हुआ है। 122 नहीं लगा होगा, देखो 122, 123, 124, 125, 126, फिर 137, 140, अच्छा लगा रखा है। फिर 52, 152, 153, अच्छा 144 और लगा देना, इधर रह गया 144, 144, 147 भी लगाओ, 149, 154, 167, 169, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, 2, 4, 7, 8, पलटो पेज, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 32, फिर 34, 35, 36, 37, फिर एक्सरसाइज 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, आराम से बोल रही हूँ, और कितने आराम से बोलूं, 16, फास्ट कैसे बोलते बताऊं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, एक्सेस 4 का लगा दो तुम, 2, 3, 5, 6, 7, पहले वाला सही था ना, ठीक है। चलो लिखो, 16 के बाद 17 तो लगा हुआ होगा ऑलरेडी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक, 18 से 25 तक सारे, 18 से 25, 26 भी लगा लो, डार्लिंग 3 हो गया। फिर आ जाओ एक्सेस 4, 3, 4, फिर 19, 20, 21, 25, 27, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 50, 52, 59, 60। अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए आज, ठीक है। अब लास्ट में जब अपना चैप्टर हो जाएगा तब अब मैं क्या करूंगी, जो क्वेश्चन नहीं करने हैं वो कटवा दूंगी, मतलब उसके अलावा जो बचे वो सारे करने हैं, ठीक है। चलो बस ठीक है, आज के लिए काफी बाकी थे। हाँ जी, हाँ बोलो, कौन बोला, ये पीछे पास कर दो जल्दी ना। आदि जीवों का निर्माण कार्बनिक, मोनोमर, पॉलीमर, डीएनए आधारित अनुवंशिकन। पहले तो लोग मोनोमर, पहले आएगा मोनोमर, मोनोमर से क्या बनेंगे पॉलीमर, पॉलीमर से बनेंगे आदि जीव, और फिर आएगा डीएनए, मतलब 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 आना चाहिए ना, पहला आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, तारे गैस के बादल और धूल होना चाहिए था, और तो कुछ श्योर है वो आंसर उसका नहीं है। पृथ्वी के निर्माण की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, हाँ अरे नहीं, इसने क्वेश्चन क्या पूछा ये देख पहले तू, पृथ्वी के निर्माण में और जीवन की उत्पत्ति के बीच में समय अंतराल कितना है, तो समय अंतराल तो 0.5 वर्ष का है ना, अंतराल तो 0.5। अरे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवन की उत्पत्ति और धरती की उत्पत्ति के बीच में समय अंतराल कितना है, 0.5 बिलियन या 500 मिलियन, तब 4 बिलियन थोड़ी बोलोगे क्या तुम, अंतर पूछा है उसने,
कि धरती की उत्पत्ति में और जीवन की उत्पत्ति के बीच में समय अंतराल कितना था, तो 500 मिलियन वर्ष का था। समझ में आई बात? और अगले वीक अभी बैकअप लग रहा है पूरा है। निम्नलिखित में से 1980 में हुई किस खोज के कारण विकास को आरएनए की दुनिया, ये थोड़ा जेनेटिक्स से रिलेटेड है। आरएनए दुनिया क्यों कहा जाता था? क्योंकि विषाणुओं में आज भी जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए है। इसका आंसर ये जाएगा। और कैसे माना जाता है कि पृथ्वी पर उत्पन्न जीव कैसे थे? कीमोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक तो है ही नहीं, तो विषमपोषी ले लो, स्वपोषी तो हो नहीं सकते। ठीक है, हाँ क्या? आजकल जीवन की उत्पत्ति इनमें से कोई नहीं। क्या मानते हैं आजकल जीवन की उत्पत्ति क्या है? म्यूटेशन, प्राकृतिक वरण, कुछ है इसमें से? यही नहीं। क्या भाई, पहले तो मोनोमर बना, मोनोमर से पॉलीमर बना, फिर आदि जीव बना। आदि जीव में क्या आएगा? आरएनए। फिर कौन सा बनाएगा? डीएनए। इसका आंसर आएगा 2 3 1 4। क्या अभी तो बोला कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता, अब भी बोल के इधर आई हूं। कैप्सूल नाम आ रहा है। कैप्सूल तो अपन वायरस के लिए भी वर्ड यूज करते हैं। और किस जगह कैप्सूल वर्ड आ रहा है? लाइन लेके आ पूरी। तू लाइन दिखाना मेरे को अभी से बाद। लाइन वो दो बस कल लेके आना इनसे अभी। ठीक है, चलो बेटा। नेक्स्ट वीक शांति रख लो। इसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वीक का मतलब क्या होता है?